बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। माय नेम इज डॉक्टर मुअज़्ज़म मंजूर और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे दैट इज वेरी वेरी क्रूशियल एंड क्रिटिकल टॉपिक फॉर द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू अपीयर इन द ई कैट। मैं पंजाब के ई कैट की बात कर रहा हूँ जो कि फाइनल एग्जाम 3 और 4 अगस्त को हेल्ड हो रहा है। तो आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि लाइक फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स आपके पास टोटल 17 डेज हैं। 17 डेज हैं। इन 17 डेज में आपने किस तरह से अपनी ई कैट की प्रेपरेशन को मैक्सिमाइज करना है और मैक्सिमल स्कोर के लिए फाइट करना है। बिलीव मी कि कल से ऑनवर्ड्स, बल्कि अभी और आज से ऑनवर्ड्स जो स्टूडेंट्स डिफरेंट अप्रोचेज अडॉप्ट करेंगे ई कैट को लेके, उनके स्कोर्स में, ई कैट के स्कोर्स में काफी ज्यादा डिफरेंस क्रिएट हो। लाइक अगर एक स्टूडेंट है जो कि अभी भी लेजी एटीट्यूड के साथ ही अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को अप्रोच करता है तो उसका स्कोर कॉम्प्रोमाइज होगा। और भले ये दिन थोड़े हैं, जस्ट 17 डेज हैं, लेकिन वो स्टूडेंट्स जो कि इन 17 डेज को भरपूर तरीके से यूटिलाइज कर लेंगे, वो जस्ट इन 17 डेज को ऐसे डेज बना सकते हैं जो कि उनकी किस्मत बदलने वाले डेज हैं। सो आप ये समझ लें कि आपकी जिंदगी के अहम तरीन 17 दिन हैंगे। तो आपने इन 70 डेज में एक्स्ट्रॉर्डिनरी वे में एफर्ट पुट करनी। तो अभी हम अपनी डिस्कशन को कन्वेंशनली स्टार्ट करते हैं। सो इसमें सबसे पहले एक नोशन से मैं स्टार्टअप लेना चाहूंगा। सीन हियर, नेवर सेटल फॉर लो स्कोर्स, एवरीवन इज केपेबल ऑफ ग्रेट स्कोर्स इफ प्रिपरेशन इज डन इन द राइट वे। क्या कोई भी बच्चा आप में से वो लो स्कोर पे सेटिस्फाई ना हो, लो स्कोर पे सेटल ना हो। मैं ये बिलीव करता हूं कि हर कोई बच्चा, हर एक बच्चा वो सलाहियत रखता है कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नंबर ई कैट में ले सके, प्रोवाइडेड वो सही तरीके से तैयारी कर ले। तो यहाँ पे कोशिश की मिकदार के साथ साथ कोशिश का तरीका शर्त है। एक तो आपने कोशिश ज्यादा करनी है, भरपूर अंदाज से कोशिश करनी है, और वो कोशिश सही तरीके से भी करनी है। सो अगर आप बेतहाशा कोशिश करते हैं, अपनी तरफ से अपनी बेस्ट एफर्ट्स लगाते हैं, लेकिन अगर आपकी कोशिश करने का तरीका ठीक नहीं है तो भी आपको एग्जाम में सक्सेस नहीं मिलेगी। सो यहाँ पे बल्कि मैं कोटेशन भी देना चाहूंगा। आपने वो कोटेशन बड़ी दफा सुनी होगी, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो मैं ये कहता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा फर्दर इंप्रूव करना चाहता हूँ कि परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। कि वो प्रैक्टिस जो कि सही तरीके से की गई हो, वो प्रैक्टिस जो कि सही तरीके से की गई हो, वो किसी को परफेक्ट बनाती है। तो आज हम ये सीखेंगे कि किस तरह से हमने परफेक्ट प्रैक्टिस करनी है फॉर सेक ऑफ ई कैट प्रेपरेशन। तो सबसे पहले ये एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप मुझे बताएं कौन से दो अहम तरीन सवाल हैं रिगार्डिंग ई कैट प्रेपरेशन दैट यू नीड टू आस्क फ्रॉम योरसेल्फ एट द मोमेंट। तो मैंने आपसे ये पूछा है कि इस स्टेज पे ई कैट की तैयारी को लेके आपके दिमाग में दो अहम तरीन सवाल कौन से हैं जो कि आपने खुद से पूछने हैं। क्योंकि ये जो दो अहम तरीन सवाल हैं, इन्हीं दो सवालों पे डिपेंड कर रहा होगा कि आप ई कैट में कितना स्कोर लेते हैं। सो अगर मैं आपसे जस्ट ये पूछूं कि भाई वो आपके माइंड में कौन से टू क्वेश्चंस हैं फ्रॉम योरसेल्फ, इस स्टेज पे आप अपने आप से कौन से दो सवाल पूछना चाहेंगे कि जिनको अगर आप राइट वे में आंसर कर सके तो आप ई कैट में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्कोर ले सकें। आप मुझे व्हाट्सएप पे वो क्वेश्चंस भेजें ताकि उसको मैं थोड़ा सा देखूं और उसको मैं डिस्कस भी करूं कि आप किस तरह से सोच रहे हैं इस स्टेज पे, आप ई कैट की प्रेपरेशन को किस तरह से अप्रोच करने का सोच रहे हैं। सो वो लोग जिन्होंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है, ये मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग मेरे साथ इंटरेक्ट करें, क्योंकि अगर आप लोग मेरे साथ इंटरेक्ट करेंगे तो ही मैं आप लोगों को
बिल्कुल क्लियर एक्यूरेट एडवाइस दे पाऊंगा रिगार्डिंग योर ई कैट प्रेपरेशन। तो मैं ये कह रहा हूं कि इस स्टेज पे कौन से दो अहम तरीन सवाल हैं जो कि आपने खुद से पूछने हैं ई कैट की तैयारी को लेकर, राइट। तो क्या मुझे कोई बच्चा इसका जवाब दे सकता है? चलिए बगैर कोई लंबा चौड़ा टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं इस क्वेश्चन के डिटेल डिस्कशन की तरफ चलते हैं। यू सीन हियर इस वक्त तो यहाँ पे एक स्टूडेंट ने ये कहा है कि एम आई केपेबल ऑफ अपीयरिंग इन द ई कैट। खैर ये तो आपके स्कोर पे डिपेंड करता है कि अगर आपकी स्कोर की एलिजिबिलिटी है तो आप ई कैट में अपीयर हो सकते हैं। ये एक स्टूडेंट ने पूछा है कि जी हाँ, एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा है कि मैं अगर एक सवाल अपने आप से पूछना होगा तो पूछूंगा हाउ कैन आई गेट 250 प्लस मार्क्स, कि किस तरीके से मैं 250 से ज्यादा मार्क्स ई कैट में ले सकता हूँ, राइट। ओके, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। अगर और कोई क्वेश्चन इस वक्त किसी के दिमाग में आ रहा है जिसको अगर आप सही तरीके से आंसर कर पाए तो आप ई कैट में एक्स्ट्राऑर्डिनरी नंबर ले लें। वो क्वेश्चन अगर किसी के माइंड में है तो वो भी मेरे साथ शेयर करें, राइट। तो ओके, सो यहाँ पे एक और स्टूडेंट ने लिखा है कि एफएससी इंजीनियरिंग स्टूडेंट कैन चूज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। हाँ जी, ये जो प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं ये उसको चूज तो कर सकते हैं, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जा सकते हैं। कोई लिमिटेशन नहीं है कि अगर उन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में तो नहीं जा सकते। कि हुजैफा ने ये बात की है कि टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग द टेस्ट, और ये जो है कि आप किस सब्जेक्ट के बैकग्राउंड के साथ किस के अंदर जा सकते हैं किस प्रोग्राम में, ये हमारे डिस्कशन के साथ डायरेक्टली रेलेवेंट नहीं है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ मैं उस इन क्वेश्चंस के ऊपर फिलहाल फोकस करूंगा ताकि हम अपने डिस्कशन के स्कोप से बाहर ना निकले। कि बच्चे ने इसने एक बच्चे ने बड़ा फैंसी आंसर दिया है सेम क्वेश्चन के ई कैट में स्कोर कैसे करें, किन चीजों पर ग्रिप होनी चाहिए। यस, वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन है कि किन चीजों पे मेरी ग्रिप हो जाए या किन चीजों को मैं कर लूं तो मेरे ई कैट में अच्छे नंबर आ जाए। दिस इज अ वेरी वैलिड क्वेश्चन, राइट। इस तरह से एक और स्टूडेंट ने ये पूछा हुआ है कि विच सब्जेक्ट्स आर बेस्ट स्कोरिंग इन ई कैट, कि कौन से सब्जेक्ट्स ई कैट में बेस्ट स्कोरिंग है। तो ये कहते हैं अगर मैं अपने आप से पूछ लूं अगर इस क्वेश्चन को मैं सही तरीके से आंसर कर पाऊं तो मैं ई कैट में बहुत अच्छा नंबर ले सकता हूं। इस तरह से एक और स्टूडेंट ने पूछा हाउ टू मैनेज टाइम विदाउट एनी एकेडमी, कि एकेडमी के बगैर मैं टाइम को कैसे मैनेज करूं। तो एक और स्टूडेंट ने क्वेश्चन लिखा है जी कि ई कैट में फर्स्ट पोजीशन कैसे लेनी है। यस, दिस इज वेरी गुड कि भाई फर्स्ट पोजीशन ई कैट में कैसे आ सकती है। एक और स्टूडेंट ने लिखा है कि एम आई फुली प्रिपेयर्ड फॉर इट, क्या मैं पूरी तरह इसके लिए तैयार हूं। ओके, दिस इज आल्सो फाइन क्वेश्चन। सो एक और स्टूडेंट ने लिखा है कि हम कैसे ई कैट की तैयारी करें और इंपॉर्टेंट थिंग्स में से कैसे गो थ्रू हो। यस, दीज आर प्रेटी वैलिड क्वेश्चंस, राइट। तो इसके अलावा कुछ और भी बच्चों ने रेलेवेंट क्वेश्चंस मेरे से पूछे हैं उल्टा, मैं उनको आंसर नहीं करना चाहूंगा फिलहाल, उनको इंशाल्लाह क्वेश्चन आंसर सेशन में आंसर करेंगे, लेकिन यहाँ पे वो हमारी डिस्कशन के स्कोप से बियॉन्ड है। ऑलराइट, सो बहरहाल यहाँ पे मैं आपको ये बताता चलूं कि दो जो अहम तरीन सवाल है, बज़ाहिर वो इंतहाई सादा सवाल हैं, लेकिन अगर आप उन सवालों का सही जवाब जानते हैं, सही जवाब से मुराद कि आप उनका साइंटिफिक वे में आंसर जानते हैं, तो आप उस इंफॉर्मेशन को यूज करके अपने ई कैट में एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्कोर ले सकते हैं। ऑलराइट, तो उसमें पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट टू डू, कि क्या करना है। बाय द वे फॉर मी जिंदगी में हर स्टेज पे मेरे लिए जो सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है वो यही रहता है कि क्या करना है। कोई एग्जाम हो या करियर की कोई बात हो या कभी भी लाइफ में कोई मेजर पिवट लेना हो, राइट। सो हमेशा दिमाग में ये क्वेश्चन रहता है, ये बड़ा एक वैलिड क्वेश्चन है इस स्टेज पे कि आप लोगों ने क्या करना है। ऑफ कोर्स इसका ग्रॉस का जवाब तो ये है कि भाई ई कैट की तैयारी करनी है, लेकिन उसमें से भी स्पेसिफिकली क्या करना है आपने खास तौर पे जिससे आपके ई कैट में नंबर आ जाए। ये आपका पहला क्वेश्चन है। और उसके बाद दूसरा सवाल जो आपने अपने आप से पूछना है वो ये है हाउ टू डू, क्या करना है, ये अहम क्वेश्चन है। और इससे भी अहम क्वेश्चन ये है कि कैसे करना है। राइट, से अगर आप कहते हैं कि सर मैंने सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या जो टॉपिक्स मुझे नहीं आते मैंने उनको तैयार करना है, अब अगला क्वेश्चन होगा कि भाई वो किस तरीके से आपने तैयार करना है। सो क्या करना है और कैसे करना है, या इसको और ज्यादा मैं स्पेसिफिक करूं कि 17 दिन है, हर दिन आपने क्या करना है और कैसे करना है। 17 दिन है आपके पास, हर दिन आप क्या करें और कैसे करें। अगर आप इस सवाल का बड़ा क्लियर आंसर जानते हैं तो आपके अगले 17 दिन बहुत अच्छे गुजरने वाले हैं और आप इवन 17 दिन की एफर्ट से ठीक ठाक स्कोर अपना ऐड कर लेंगे कैट के अंदर। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ
कि हमने या topgrade.pk ने किस तरह से काम किया है ताकि हम आपको हेल्प आउट कर सके स्टेज पे, राइट। मैं अपनी तरफ से कोई भी राय यहाँ पे नहीं देना चाहता, राइट। तो इसके लिए हमने प्रॉपर रिसर्च वर्क किया है और उसी रिसर्च वर्क को लेके ही मैं आपसे शेयरिंग कुछ करने वाला हूँ, इंशाल्लाह आपके फाइनल एग्जाम में स्कोर को मैक्सिमाइज कर देंगे। इसमें सबसे पहला काम जो हमने किया वो हमने ये किया कि हमने ECAT के जो ट्रेंड्स हैं, जो पास्ट पेपर्स के ट्रेंड्स हैं, हमने उनको स्टडी किया इन डेप्थ। लाइक हमने किस तरह से काम किया, हमने से कि जब से ये ECAT UED ले रही है, हमने सारे के सारे पास्ट पेपर्स को इकट्ठा किया, हमने पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज सेग्रीगेट किया और हर टॉपिक में से हमने ये एनालाइज किया कि इस पर्टिकुलर टॉपिक में से एग्जाम किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। तो याद रखना, एग्जाम के या यूईटी के जो यूईटी का ये जो एंट्रेंस एग्जाम है, इसके फेवरेट एरियाज भी हैं, राइट, और उन फेवरेट एरियाज में फेवरेट डोमेन्स ऑफ क्वेश्चंस भी हैं। लाइक आप इसको सादा लफ्जों में ये भी कह सकते हैं, एग्जाम कुछ चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस करता है, उन चैप्टर्स में कुछ टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करता है और उन टॉपिक्स में कुछ खास किस्म के क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करता है। जस्ट इमेजिन करें कि हमारे पास ये एक टॉपिक है, बड़ा टॉपिक, राइट। इस एक टॉपिक से बहुत सारी डिफरेंट डायरेक्शंस में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, राइट। लेकिन कोई एक दो डायरेक्शंस जो होती हैं वो एग्जाम फेवरेट होती है, यानी कि उन एक दो डायरेक्शंस के अंदर एग्जाम ज्यादा क्वेश्चंस आप पूछ रहा होता है। तो हमने क्या किया है, हमने टॉपिक वाइज ECAT के सब्जेक्ट्स का क्वेश्चन पूल बना के हमने हर टॉपिक को एनालाइज किया कि यहाँ से एग्जाम क्वेश्चन कैसे पूछता है, राइट। ओके, सो एक हमने ये काम किया और ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि सारी इंफॉर्मेशन या इसका जो हासिल है ये अल्टीमेटली इसका बेनिफिट आप लोगों ने लेना है, राइट। कैसे लेना अभी हम इसको डिस्कस करेंगे। तो और दूसरे नंबर पे भी हमने क्या किया, इसमें हमने जो ECAT के टॉपर्स हैं प्रीवियस ईयर्स के, हमने उनके साथ इंटरव्यूज किए, उनके साथ एक तो खुद पास पेपर्स को देखा, एग्जाम को इन डेप्थ अंडरस्टैंड किया, उसके एरियाज ऑफ फोकस को हमने समझा। दूसरे नंबर पे हमने जो पास्ट ईयर के जो प्रीवियस ईयर्स के ECAT के टॉपर्स हैं, हमने उनका इंटरव्यू किया कि आप लोगों ने किन किताबों से पढ़ा, किस तरीके से पढ़ा, एग्जाम के अंदर बैठ के क्या क्या आपने अप्रोचेज अडॉप्ट की, क्या किया क्या नहीं किया, लास्ट डेज में रिवीजन कैसे की, वगैरह वगैरह। सो हमने बहुत सारे वैलिड क्वेश्चंस उन बच्चों से पूछे जिन्होंने ECAT में टॉप पोजीशंस ली, राइट। तो इससे हमें बहुत सारी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिली। और उसके बाद थर्ड नंबर पे हमने क्या किया, थर्ड नंबर पे we devise the studying and test taking strategies that consistently lead to great score। फिर हमने पास पेपर्स का एनालिसिस और टॉपर्स के एनालिसिस की बेस पे हमने कॉन्क्रीट पढ़ने की स्टडी, पढ़ने की मेथोडोलॉजीज और टेस्ट अटेम्प्ट करने की मेथोडोलॉजीज हमने उनको कंपाइल किया, राइट। और हमें ये समझ आई कि भाई अच्छा, जो बच्चे इस तरीके से पढ़ते हैं, लाइक इन अप्रोचेस को अडॉप्ट करते हैं, इस तरीके से अपने कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करते हैं और इस तरीके से वो अपने टेस्ट टेकिंग स्किल्स को इंप्रूव करते हैं, तो वो कंसिस्टेंटली इन एटीट्यूड्स वाले बच्चे हर साल एग्जाम में स्कोर ले रहे हैं, राइट। देखिए, एक तो वो सोच है जो आपके अपने दिमाग के अंदर है इस वक्त कि मैंने इस तरीके से इम्तिहान की तैयारी करनी है और इस तरीके से मैंने इम्तिहान को अटेम्प्ट करना है, ये आपकी अपनी एक थॉट है। और एक वो है कि जो कि कह रहे हैं कि टेंस ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने प्रीवियस इयर्स में जिन अप्रोचेस को फॉलो करके कंसिस्टेंटली रिजल्ट्स लिए होंगे, एक वो अप्रोचेस है। तो आपके अप्रोच में और उन बच्चों के अप्रोच में जिन्होंने ECAT में पोजीशंस ली हैं, बड़ा फर्क है। देयर इज अ क्लियर गैप कि आप लोग से ये आपकी अप्रोच है तो उनकी जो अप्रोच है वो मच सुपीरियर अप्रोच है, ठीक है। तो क्या आपके लिए ये बेहतर है कि आप अपनी अप्रोच को फॉलो करें, या आपके लिए ये बेहतर है कि जो टॉपर्स की अप्रोच है आप उसको फॉलो करें एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। ऑफ कोर्स इट गोज विदाउट सेइंग कि आपने जो टॉपर्स की अप्रोच है आपने उसको फॉलो करना। तो हमने क्या किया है, हमने पास पेपर्स का एनालिसिस करके और टॉपर्स का एनालिसिस करके हमने पक्की स्टडी मेथोडोलॉजीज डेवलप कर दी हैं। भाई इस तरीके से अगर आप लोग पढ़ोगे और टेस्ट दोगे तो ज्यादा से ज्यादा नंबर आए। बड़ी टू द पॉइंट बात है। और उस बेस पे हमने क्या किया है, इस बेस पे हमने स्टडी स्केड्यूल डेवलप कर दी है, हमने एक डिटेल्ड स्टडी स्केड्यूल डेवलप कर दिया है। जहां पे मैं एक बात बताता चलूं, अगर किसी बच्चे के माइंड में कुछ क्वेश्चन राइज होते हैं तो वो
व्हाट्सएप पे मुझे क्वेश्चंस को सेंड कर सकते हैं, नंबर मेरा बॉटम में गिवन है, राइट। जिन स्टूडेंट्स ने लेट भी ज्वाइन किया है उनके लिए दोबारा मैं बता रहा हूँ, तो नंबर मेरा बॉटम में गिवन है, क्वेश्चन आप यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं अपने, जैसे मुझे टाइम मिलेगा इंशाल्लाह, या जब हम क्वेश्चन आंसर सेशन में जाएंगे, आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस एज वेल, राइट। तो इसमें फिर हमने क्या किया है, हमने उसके बाद फोर्थ नंबर पे हमने स्टडी स्केड्यूल बना दिया है आपके लिए, और खास तौर पे अभी रिसेंटली हमने रिसर्च करके तो हमने ये 17 टॉपिक्स का 17 डेज का सॉरी हमने एग्जैक्ट स्टडी स्केड्यूल दे दिया, और वो स्टडी स्केड्यूल आपको डे इन डे आउट बताएगा, कि हर दिन का बताएगा कि आज के दिन में आपने ये करना है और इस तरीके से करना है, so this is what you have to do and this is how you have to do it, right। क्या करना है और कैसे करना है हर दिन के बारे में हमने बड़ी क्लैरिटी के साथ बताया, ऑलराइट। सो अब देखिए, इससे नेक्स्ट 17 डेज का जो मैंने स्केड्यूल बनाया है, जिसको मैं भी इन डेप्थ आपके साथ शेयर भी करने वाला हूं, इन 17 डेज में आप क्या क्या काम करेंगे। सबसे पहला काम, या जो मैं आपको मेथड बताने वाला हूं, अगर आप इस मेथड के तहत काम करेंगे तो क्या क्या चीजें आप अकम्प्लिश कर चुके होंगे एट द एंड ऑफ द 17 डेज, यानी कि जिस दिन आपने इम्तिहान में अपीयर होना है उससे पहले आप क्या क्या चीजें फिनिश कर चुके होंगे इन 17 डेज में, अगर आप मेरी इस एडवाइस पे अमल करते हैं जो कि मैंने डिटेल्ड रिसर्च करके बनाई। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप कुल मिला के इन 17 दिनों में 175 घंटे यानी कि 175 आवर्स आप लोग स्टडी कर चुके होंगे, यानी कि एवरेज पर डे आप कह लें कि 10 घंटे और 20 मिनट, एवरेज पर डे 10 घंटे और 20 मिनट आप लोग जो है वो स्टडी कर चुके हो, ऑलराइट। और इस 17 डेज को मैंने इस तरीके से प्लान किया, सो इसमें कुल मिला के स्टडी कितने आवर्स की होगी, 175 आवर्स की। और उसके बाद फिर इन 17 डेज में आप लोग एक 19,776 19,776 एमसीक्यूज कंप्लीट कर चुके होंगे, जिसमें जिसमें पास्ट ईकैट के 975 क्वेश्चंस भी शामिल, जो ओरिजिनल पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस हैं वो भी शामिल हैं। सो ये काम आप कर चुके होंगे बाय यूजिंग द topgrade.pk क्वेश्चन बैंक। देखिए, जहां पे एक बड़ा सिंपल और क्लियर प्रिंसिपल मैं फॉलो कर रहा हूं आप लोगों के एग्जाम के स्कोर को मैक्सिमाइज करने के लिए। वो प्रिंसिपल क्या है? ठीक है, मैं ये कहता हूं कि बेस्ट वे टू अवॉइड मिस्टेक्स ऑन द फाइनल एग्जाम इज टू मेक मिस्टेक्स बिफोर द एग्जाम। आप प्रेपरेटरी फेज में ही मिस्टेक्स कमिट कर लें। अब इस स्टेज पे मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करता कि आप टेक्स्ट बुक्स को दोबारा मल्टीपल रीडिंग देनी शुरू कर। मैं ये बिलीव करता हूँ कि आपने टेक्स्ट बुक्स को पहले एफएससी में भी पढ़ा है, उसके बाद भी आपने एटलीस्ट एक दो दफा तो उसको जरूर रिवाइज कर लिया होगा। तो अब टाइम है क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का। तो अब जस्ट इमेजिन करें दो स्टूडेंट्स हैं, ये हमारे पास स्टूडेंट ए है, ये स्टूडेंट बी है। अगर ये स्टूडेंट ए है, ये स्टूडेंट अगले 17 दिनों में फर्ज करें कि ये 5000 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करता है, और ये जो स्टूडेंट बी है ये अगले 17 दिनों में तकरीबन 20,000 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करता है। तो अब ये जो स्टूडेंट बी है ये ज्यादा गलतियां करेगा 20,000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके, और उन गलतियों को सुधार लेगा और एग्जाम में जाके वो गलतियां नहीं करेगा। तो जिसने 5,000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है तो उसके लिए काफी गुड प्रोबेबिलिटी है कि जब वो जाके एग्जाम में बैठेगा तो एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन के लिए नए क्वेश्चन होंगे। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन बैंक है जिसको मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, इसमें तकरीबन 20,000 एमसीक्यूज हैं, और उसमें सारे के सारे पास क्वेश्चंस भी शामिल हैं टॉपिक वाइज। तो ये आप कह सकते हैं कि ये वो क्वेश्चन पूल है जिसके बाहर से आपका ईकैट का पेपर नहीं आना। आपको 100% क्वेश्चंस जो ईकैट में आएंगे वो इसी पूल में से आएंगे, क्योंकि इतना बड़ा पूल है कि ये ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस को रिप्रेजेंट करता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये 20,000 क्वेश्चंस जस्ट 17 दिनों में, ये एक दिन के अंदर भी 1000 से ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, हम ये कैसे कर पाएंगे? तो मैं आपको बताता चलूं कि मैंने बहुत सारे जो इंटरनेशनल और डिफिकल्ट एग्जाम्स हैं उनकी प्रेपरेटरी मेथोडोलॉजीज को मैंने स्टडी किया। फॉर एग्जांपल, दुनिया में टफेस्ट एग्जाम्स में से जो एक एग्जाम है वो यूएसए का जो लाइसेंसिंग एग्जाम है फॉर डॉक्टर्स, उसको दुनिया के टफेस्ट एग्जाम्स में से एक एग्जाम माना जाता है। तकरीबन 8 घंटे का वो एक एग्जाम होता है, और उसमें बहुत ही बारीकी में जाके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कंटिन्यूअस 8 घंटे का वो एग्जाम होता है। तो इसके अंदर अगर आप देखें तो उन एग्जाम्स के लिए जो स्ट्रेटजीज हम फॉलो करते हैं,
राइट। तो उससे कंपेरेबल स्ट्रेटजीज ही मैं रिकमेंड करता हूँ फॉर द एंट्री टेस्ट, द लास्ट डे। जैसे हम जब यूएसएमएलए की प्रिपरेशन करते हैं, हम लास्ट डेज में क्या करते थे, और ये इंटरनेशनली रिसर्चेस ने भी प्रूव किया है कि जो इस तरीके के अप्रोच अडॉप्ट करते हैं उनका स्कोर इंप्रूव होता है। हम लोग क्या करते थे कि हम लोग लास्ट डेज में जाके पहले सिलेबस पढ़ लिया, जहां से भी टेक्स्ट बुक्स को पढ़ा, लेक्चर सुने, व्हाटसएवर सिलेबस तैयार कर लिया। लास्ट डेज में जाके ऑल टाइम क्वेश्चंस 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 एंड डू मोर क्वेश्चंस, जहां पे सवाल गलत होता था वहां से किताब खोल के देख लेते बस। अच्छा हाँ ये सवाल है, ये गलत हुआ, अच्छा किताब में इसका आंसर ऐसे, ओके किताब बंद की, दोबारा अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, राइट। ये अप्रोच है जो कि हम फॉलो करते हैं फॉर द टफेस्ट एग्जाम्स ऑफ द वर्ल्ड, राइट। तो ई कैट के लिए भी ऑफ कोर्स ये जो अप्रोच है ये फॉर श्योर वर्क करने वाली। तो आप लोगों ने topgrade.pk के क्वेश्चन बैंक को यूज करके ये 20,000 एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करना है अगले 17 दिनों के अंदर। आप लोगों ने टेक्स्ट बुक रीडिंग की तरफ प्रायोरिटी में नहीं जाना, वो कब करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। टेक्स्ट बुक रीडिंग, वीडियो लेक्चर्स, रिवीजन नोट्स इस स्टेज पे ये आपकी प्रायोरिटी नहीं है, ये आपकी प्रायोरिटी नहीं है। आपकी प्रायोरिटी क्या है, जितने ज्यादा हो सके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें। ये समझने के लिए जो एक टिप मैं दे रहा हूं ना, ये आज की सारी डिस्कशन की अहम तरीन टिप ये है कि बेटा अगर आपने कामयाबी लेनी है, हेजिटेट नहीं करना आपने, बस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस शुरू कर दें। गलत होते हैं होने दें, नो प्रॉब्लम एट ऑल, यू आर स्टिल इन द लर्निंग फेज। जहां से सवाल गलत हो उस सवाल की लर्निंग ले लें और अगले क्वेश्चन पे चलें। आप 200 सवालों का टेस्ट देते हैं, 200 सवालों में से आपके 80 क्वेश्चन भी गलत हो जाए तो कोई मसला नहीं है, प्रोवाइडेड आप उन 80 गलतियों से सीख लें, राइट। सो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि आपने एक तो क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हुए घबराना नहीं है क्या मेरे इतने सारे गलत हो रहे हैं, राइट। क्योंकि आप ये सोच के प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस की, यार हम क्वेश्चंस के थ्रू तैयारी कर रहे हैं। जैसे हम किताब को पढ़ के तैयारी करते हैं ना, तो हम क्वेश्चंस के थ्रू तैयारी कर रहे हैं, हम ये सोचें, राइट। अब इस सोच के साथ ये बिल्कुल आपका पैराडाइम शिफ्ट वाली बात है कि अक्सर बच्चे क्या करते हैं लास्ट डेज में उनको बस टेक्स्ट बुक्स ही पढ़ी होती है कि टेक्स्ट बुक्स को रीडिंग्स और दे लें। यकीन माने मैं अपने पूरे एक्सपीरियंस के साथ और जितने भी मैंने इंटरव्यूज किए हैं स्टूडेंट्स के और जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है एंट्री टेस्ट की नीश के अंदर, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जितना इस वक्त आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ने पे बैक करना है, किसी और चीज ने पे बैक नहीं करना, राइट। सो क्वेश्चंस प्रैक्टिस, दिस इज द की हियर, राइट। तो आपने आपने ये तकरीबन 20,000 के करीब जो क्वेश्चंस हैं इनको आपने प्रैक्टिस करना है और जो आपकी गलतियां होंगी उनको सुधार लेना है। वंस अगेन, आई एम नॉट वरीड इफ यू आर अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस एंड यू आर गेटिंग देम रॉन्ग। मुझे कोई परेशानी नहीं है अगर आप सवाल अटेम्प्ट कर रहे हैं और आपके गलत हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि आप गलतियों से सीख रहे हैं, एग्जाम में आपके सही हो। Yes, I am real time worried if you are not attempting questions at all. मैं वाकई परेशान हूं अगर आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे, राइट। सो दिस इज द की हियर, आपके लिए खासी परेशानी की बायस बनेगी ये चीज अगर आप इस स्टेज पे क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं कर रहे। ऑलराइट, अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं अगले पॉइंट पे कि लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। अच्छा, इसमें टॉपलेट के क्वेश्चन बैंक में हमने एक और बड़ा जबरदस्त एक फीचर रखा है। अभी मैं आपको जब इसका डिटेल बताऊंगा ना कि एग्जैक्टली मैं स्केड्यूल आपको एक्सप्लेन करूंगा थोड़ी देर में, भाई ये स्केड्यूल है, इस स्केड्यूल के मुताबिक इस रिसोर्स से इस तरीके से पढ़ना है। मैं आपको एग्जैक्टली पूरा का पूरा खुद करके दिखाऊंगा। अभी आज ये वाला जो सेशन है बड़ा डिफरेंट है, इसमें थ्योरेटिकल नॉलेज की बजाय मैं आपको ज्यादा प्रैक्टिकल वे में काम करके दिखाऊंगा कि भाई ये इस तरीके से आप लोगों ने पढ़ना है। बहरहाल, तो इसके अंदर लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, अटेम्प्ट रॉन्ग, अनअटेम्प्टेड एंड बुक मार्क क्वेश्चन। तो जब आप टॉप ग्रेड के क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जब आप टॉप ग्रेड के क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो उस वक्त हम आपको ऑप्शन देते हैं कि जो सवाल भी आप चाहें आप उसको बुक मार्क कर सकते हैं या आप क्वेश्चन को स्किप भी कर सकते हैं अगर चाहें, राइट। जो हम रिकमेंड तो नहीं करते इस स्टेज पे, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें आप किसी क्वेश्चन को आंसर छोड़ के आगे भी जा सकते हैं। तो इसमें आप ये देखें कि और आपके पास एक बहुत बड़ी जो फैसिलिटी अवेलेबल है वो ये अवेलेबल है कि आप किसी भी सब्जेक्ट, चैप्टर और टॉपिक के जो सवाल भी आपने गलत अटेम्प्ट किए होंगे या बुक मार्क किए होंगे या स्किप किए होंगे, आप उन क्वेश्चंस का अलग से टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। कैसे क्रिएट कर सकते हैं ये भी मैं आपको थोड़ी देर में बाकायदा तौर पे जाके स्टूडेंट पैनल के अंदर एक्सप्लेन करता हूँ किस तरीके से आप अपनी नीड के अकॉर्डिंगली एग्जैक्ट टेस्ट क्रिएट करके आप स्ट्राइक कर सकते हैं। ऑलराइट, तो आपने अपनी गलतियों से सीखना है। सो ये नेक्स्ट 17 डेज का काम है। सो नेक्स्ट 17 डेज में और क्या करना है आपने जो दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं और कौन से एग्जाम के लिए इंतहाई अहम है, कौन से अहम है और कौन से कम अहम है। अभी स्केड्यूल के अंदर ही मैंने इस चीज को भी कैटेगराइज किया हुआ है, मैं वो भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। भाई एग्जाम का जो फोकस है वो इन चैप्टर्स और इन टॉपिक्स पे ज्यादा रहा है पिछले 10 सालों में।
तो आपने इन्हीं चैप्टर्स और टॉपिक्स के ऊपर ही ज्यादा फोकस करना है। आप ये समझ लें कि आपका तकरीबन 40 to 50% सिलेबस ऐसा है जहां से आपका 90% पेपर आता है। तो अब देखिए पूरे सिलेबस को कवर करने की बजाय जो आपका वो सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं या जो आपका वो एरिया जो कि एग्जाम फेवरेट एरिया है उसको तैयार करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पास टाइम लिमिटेड है, राइट। जनरली हम थॉरो स्टडी रिकमेंड करते हैं, लेकिन इस स्टेज पे मैं बहुत ही आपको कहता हूं कि क्या पढ़ना है ये अहम है, लेकिन क्या नहीं पढ़ना ये उससे भी ज्यादा अहम है, राइट। तो इसमें आप लोगों को वीडियो लेक्चर्स की एक्सेस हम दे देंगे, राइट। फास्ट वी नोट्स की एक्सेस भी दे देंगे कि अगर आपने पूरा चैप्टर भी रिवाइज करना है फास्ट वी नोट्स की मदद से आप इवन आधे घंटे में पूरा चैप्टर रिवाइज कर सकेंगे, उसके की पॉइंट्स, उसके की फॉर्मूलाज वगैरह, शॉर्टकट्स वगैरह। लेकिन ये काम आपने सिर्फ उन टॉपिक्स के लिए करना है जो अहम होंगे। मैं आपको जैसे बताऊंगा कि ये वाले अहम टॉपिक्स और वो आपको आते नहीं होंगे। अगर अहम भी हैं और वो डिफिकल्ट भी लगते हैं आपको, तो बनता है कि आप उनका लेक्चर सुन के रिवीजन नोट्स वगैरह भी देख लें। अदरवाइज बस आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते चले जाना है। या एक और बड़ा सिंपल सा तरीकाकार है, कैसे आप जब आप किसी भी टॉपिक का क्वेश्चन टेस्ट देंगे, जैसे कि मैंने स्केड्यूल में आपको बताया होगा, तो आप किसी भी टॉपिक के जब आप टेस्ट देंगे तो उस टॉपिक से रिलेटेड है आपका स्कोर बनेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल लाइक जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन है, आपने उसके 102 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, उसमें से आपके 50 गलत हो गए। इसका मतलब ये है भाई आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के वो बहुत ही वीक हैं, तो आपको इसका लेक्चर सुन लेना चाहिए। इसके मुकाबले में आपने एक और टॉपिक बेबी फोर्स का टॉपिक आपने स्टडी किया, तो उसके अंदर आपने 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और आपके 85 ठीक हो गए। तो अब इसका मतलब ये है कि इसकी टॉपिक के अंदर आपके कॉन्सेप्ट्स पहले ही काफी हद तक ठीक है, आपको लंबी चौड़ी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के जरिए ही आपको पता चलेगा, ये जो पॉइंट इसके जरिए ही आपको पता चल जाएगा कि किन टॉपिक्स के लिए आपने लेक्चर सुनने हैं और किन टॉपिक्स के लिए लेक्चर नहीं सुनने। लाइक जिन टॉपिक्स के आपने स्ट्रेट टेस्ट देने, ठीक है, स्ट्रेट आपने टॉपिक वाइज टेस्ट देने, तो जिस टॉपिक में गलतियां ज्यादा हो गई उनका लेक्चर सुन लेना है, अगर जरूरत पड़े तो बुक भी पढ़ लेनी। और अगर आपकी गलतियां कम हो रही हैं, ऐसे ही आप आगे मूव ऑन करते चले जाए, राइट। और खास तौर पे अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मे बी अगर आपकी गलतियां हो रही हैं, टॉपिक्स लेस इंपॉर्टेंट है, तो भी आप भले लेक्चर्स वगैरह ना सुने, लेकिन अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि मैं आपको भी बताऊंगा अभी कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से होते हैं, अगर टॉपिक्स ट्रूली इंपॉर्टेंट हैं तो उसके लिए आप लाजमी तौर पर लेक्चर सुन लें और वीडियो नोट्स भी देख लें। और उसके बाद फिर इन्हीं 17 डेज के अंदर एक दिन आपका ईद उल अजहा का भी आना है। तो जब आप इन 17 दिनों में 16 दिन आपने बेतहाशा मेहनत करनी है, तो वो एक दिन स्केड्यूल के अंदर मैंने टोटली फ्री रखा है, कि ये वेल डिजर्व्ड वन फ्री डे है फॉर यू, फॉर ईद सेलिब्रेशन, रिलैक्सिंग एंड रिचार्जिंग। कि उस एक दिन में आपने, ठीक है, अभी से आपने आज से ही एफर्ट करनी शुरू कर देनी है और आपने इसको ईद उल अजहा तक कंटिन्यूअस एफर्ट लगानी है, जैसे मैंने स्केड्यूल भी आपको दूंगा उस स्केड्यूल के मुताबिक, राइट। और ईद पे जाके फिर अल्टीमेटली आपने वो जो एक डे है, वो एक डे बिल्कुल आपने अपनी किताबों को साइड पे रख देना है, क्योंकि अब आप डिजर्व करते हैं थोड़ा सा रिलैक्स करें, थोड़ा सा चिल करें, इजी फील करें, ईद को सेलिब्रेट करें, फैमिली को टाइम दें और अपने आप को रिचार्ज कर लें, क्योंकि अगले आने वाले 2-3 दिन वो भी हेक्टिक होंगे, फिर आपका एग्जाम भी आने वाला है। तो मैं नहीं चाहता कि बिल्कुल एग्जॉस्ट होके अब एग्जाम में जाके बैठे। तो इन 17 दिनों में एक दिन मैंने बिल्कुल फ्री रखा है। सो प्रैक्टिकली आपके जो डेज बनते हैं वर्किंग के वो 16 दिन बनते हैं, राइट। ओके। और इसके अलावा इन्हीं 17 दिनों के अंदर आप लोग 5 फुल लेंथ पेपर भी देंगे, जिस तरीके से मैं आपको भी बताऊंगा थोड़ी देर में। आप लोग 5 फुल लेंथ पेपर भी देंगे और हर फुल लेंथ पेपर में आपने अपनी टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटजीज को अप्लाई करना है और अपनी टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटजीज को बेहतर भी बनाना है। इसके ऊपर इंशाल्लाह मैं ईद के फौरन बाद, ईद से राइट नेक्स्ट डे, मैं इसके ऊपर एक लेक्चर भी लूंगा जिसका नाम है फाइनल इंस्ट्रक्शंस फॉर ई कैट। फाइनल इंस्ट्रक्शंस फॉर ई कैट के एग्जाम में जब आपने जाना है एग्जाम हॉल में, या कह लेंगे एग्जाम हॉल में जाने से पहले जो लास्ट नाइट है, वो लास्ट नाइट आपने क्या क्या प्रिपरेशंस करनी है और आपने एग्जाम हॉल में कब और कैसे पहुंचना है, और उसके बाद एग्जाम हॉल में जाके क्या करना है और क्या नहीं करना, और किस किस तरह से आप लोगों ने अपने लिए स्कोर विन करना है। तो ये सारी चीजें मैं आपको अलग उस लेक्चर के अंदर बताऊंगा। उसके मैं नाम देता हूँ दे आर द फाइनल इंस्ट्रक्शंस फॉर ई कैट 2020, राइट। उसके ऊपर मैं अभी बात नहीं करता,
लेकिन फिलहाल आपने क्या करना है कि आपने इस 17 दिनों के अंदर ये 5 FLPs जो हैं आपने इनको भी प्रैक्टिस करना है। अपनी तरफ से आपने टेस्ट देने का अपना जो पूरे का पूरा प्लान है वो रेडी करते चले जाना है। तो जब मैं आपको फाइनल इंस्ट्रक्शंस दूंगा तो यही वाला जो आपने जो प्लान तब तक बना लिया होगा उसी प्लान को हम इंशाल्लाह फर्दर रिफाइन कर लेंगे, राइट। सो ये 5 FLPs अब देंगे। इसके अलावा इसके अंदर लास्ट 1 डे जो है वो मैंने बड़ा स्पेशल रखा हुआ आपके लिए। इसी 17 डेज के अंदर ही जो लास्ट 1 डे है उसके अंदर यू रिवाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट फॉर ECAT 1 डे बिफोर एग्जाम, राइट। सो आपने आखिरी दिन की तैयारी बड़ी स्पेशल तैयारी है, राइट। सो आखिरी दिन बेसिकली आप लोगों ने जो भी आपके फॉर्मूलाज हैं खासतौर पे फिजिक्स के और मैथमेटिक्स के और इवन केमिस्ट्री के भी, या जो क्रैमिंग वाली चीजें हैं जो कि आपके माइंड से स्किप हो जाती हैं, सो उनको भी आपने शॉर्टलिस्ट करके पहले से ही रखना है। लास्ट डे पे आपने उन चीजों को रिवाइज करना है। और इसके अलावा जो ट्रिकी टॉपिक्स हैं, जैसे गिने चुने टॉपिक्स, जब आप लोग पहले क्वेश्चन बैंक को अटेम्प्ट कर रहे होंगे, आप साथ साथ खुद ही एक छोटी सी लिस्ट भी जनरेट करेंगे, भाई आखिरी दिन मैंने ये चीजें जरूर रिवाइज करनी। जैसे आप क्वेश्चन बैंक से एक टॉपिक का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, बार बार आपके सवाल गलत हो रहे हैं, आप किताब को खोलते हो, आप देखते हो हाँ यार इसमें ये टेबल याद करना था, फिर ये क्वेश्चन ठीक अटेम्प्ट होता है, तो आपको ये भी पता फील हो रहा है कि यार ये टेबल अगर आखिरी दिन मैंने रिवाइज ना किया तो मेरे सवाल फिर भी गलत होने के चांसेस हैं। तो आप उस टेबल की लिस्ट बना लें, अपनी डायरी में लिख लें या अपनी किसी भी पेपर में लिख लें। ये लास्ट डे अपने पेपर का टाइटल रखना है लास्ट डे प्रेपरेशन। तो लास्ट डे प्रेपरेशन में क्या क्या चीजें आएंगी? नंबर 1 फॉर्मूलाज ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स, ठीक है, एक्सेप्ट इंग्लिश ऑफ कोर्स। और नंबर 2 पे जो शॉर्ट लिस्टेड टॉपिक्स हैं, जो कि आप खुद वहां पे एक एक जो भी जिस भी टॉपिक को आप पढ़ेंगे, आप हर रोज एक दो टॉपिक्स उसमें ऐड कर देंगे उस फाइनल डे वाली लिस्ट के अंदर। आखिरी दिन की आपकी लिस्ट स्पेशल तैयार हो जाएगी, भाई बस आखिरी दिन हमने ये करना। आखिरी दिन आप लोग कभी भी सारा सिलेबस रिवाइज करने वाली हमाकत नहीं कर सकते, वो उस तरह से प्रैक्टिकली होना भी नहीं। तो आप लोगों ने पहले से ही काम को वाइंड अप करना है, और आखिरी दिन बस आपने 8-10 घंटे के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो की थिंग्स होंगी कि आपने पहले 15 दिन में डिसाइड की होनी है, सिर्फ और सिर्फ आपने उन्हीं चीजों को रिवाइज करना। तो यहाँ पे मैं सम अप करना चाहूंगा इस सारे डिस्कशन को। देखिए, मैं आपको एक स्केड्यूल देने वाला हूँ और आपको अपने स्टूडेंट पैनल की एक्सेस देने वाला हूँ, और इस सारे काम के इस स्केड्यूल और स्टूडेंट पैनल के जरिए आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अगले 17 दिनों में पौने 200 घंटे पढ़ना है। डेली आप कह लें तकरीबन 10 घंटे। सो अगर आप स्लो लर्नर हैं, मे बी आपको 1-2 घंटे एक्स्ट्रा भी लगाने पड़े, 10 से 12 घंटे आपको लगाने पड़े, ठीक है। तो लेकिन बहरहाल आपने पौने 200 घंटे तकरीबन आपने पढ़ना है अगले 17 दिनों में। इसी 17 दिनों में आप तकरीबन 20,000 एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे, उनकी गलतियों से आप सीखेंगे। इसके अलावा अगर आप जो अहम तरीन मुश्किल टॉपिक्स हैं, आप उन अहम तरीन मुश्किल टॉपिक्स के लेक्चर्स भी सुन लेंगे। और इसके अलावा आप एक दिन अपने आप को इजी करने के लिए रखेंगे जब आपने ईद को सेलिब्रेट करना है। और इसके अलावा आप 5 फुल लेंथ पेपर्स भी देंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइमिंग्स पे, वो भी मैंने स्केड्यूल में सेट की हुई है कि कब कब FLP देना आपके लिए मैक्सिमम बेनिफिट आपके पार्ट पे लेके आएगा। और लास्ट पे आपने किस तरीके से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट है फॉर ECAT जस्ट 1 डे बिफोर एग्जाम, आपने उसको किस तरह से रिवाइज करना, राइट। सो प्रैक्टिकली ये जो प्लान है ये 15 डेज का है, राइट। इस 15 डेज का ये बेसिक प्लान है जिसके अंदर सारा काम कवर होगा। लेकिन 2 दिन मैंने इसके अंदर स्पेशल रखे हैं, एक आपकी रिलैक्सेशन का ईद वाले दिन, और एक दिन मैंने रखा है लास्ट डे जो है एग्जाम से पहले वाला जो लास्ट डे होगा इंपॉर्टेंट स्टफ की रिवीजन के लिए रखा, राइट। सो प्रैक्टिकली ये प्लान 15 डेज का है, प्लस 2 डेज, 1 डे फॉर रिलैक्सेशन, 1 डे फॉर स्पेसिफिक टारगेटेड रिवीजन, राइट। सो अगले 17 दिन में आप लोग इस तरह से अपनी तैयारी करेंगे। अब यहाँ पे मैं आपको जनाब देता हूँ डेमो, ठीक है। तो अब डेमो मैं आपको देने लगा हूँ कि किस तरह से स्केड्यूल आपको मिलेगा और स्केड्यूल को फॉलो करके तैयारी कैसे करनी है। मैं अब अपने आप को ज्यूम कर रहा हूँ जैसे मैं खुद एक ECAT का स्टूडेंट हूँ और मैंने ECAT की तैयारी करनी। शायद मेरे स्टूडेंट्स को मेरे सेशन इसलिए बहुत ज्यादा पसंद आते हैं, मैं हमेशा अपने आप को उनकी चेयर पे बैठा के सोचता हूँ इस वक्त इनको क्या प्रॉब्लम्स फेस हैं, तो इन प्रॉब्लम्स को मैं किस तरीके से हल कर सकता हूँ या किस तरह से मैं इन स्टूडेंट्स की जिंदगी को ईजी बना सकता हूँ। तो अब मैं आपको डेमो देता हूँ। तो अब ये देख सकते हैं आपके, ये हमारे पास है जनाब ECAT का स्केड्यूल। ये स्केड्यूल आपके सामने है, राइट। तो इस स्केड्यूल में नाम दिया है, ये इंटेंसिव स्टडी सेशन है, इंटेंसिव स्टडी सेशन है फॉर द ECAT प्रेप 2020। ECAT पंजाब की तैयारी के लिए सेशन है, राइट।
तो इसमें ये 17 दिन में आपने क्या क्या करना है वो सारे के सारे टारगेट्स मैंने आप लोगों के यहाँ पे मेंशन कर दिए हुए। ये देखिए सारे के सारे मैंने आपके टारगेट्स मेंशन किए हुए, राइट। सो इसके अलावा जो है अगर आप देखें इसमें अब मैंने ये डे 1 की तैयारी रखी है। देखिए जस्ट हम डे 1 को फोकस करते हैं एक दफा। देखिए यहाँ पे इसमें एक्सट्रीम लेफ्ट कॉलम के अंदर हमारे पास डेट है, राइट। सो इसमें अगर मैं थोड़ा सा एनोटेट भी कर दूं इसको, शायद आपके लिए ज्यादा इजी हो जाए। तो देखिए एक्सट्रीम लेफ्ट कॉलम में हमारे पास यहाँ पे डेट है, और उसके बाद फिर डे है, और उसके बाद फिर डे नंबर है, और उसके बाद टास्क नंबर है, फिर आपके पास सब्जेक्ट है, फिर सेक्शन है अकॉर्डिंग टू topgrade.pk। फिर उस सेक्शन की अहमियत है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेक्शन ये इंतहाई अहम है या कम अहम है। मैंने इंपॉर्टेंस को 3 लेवल्स में सब डिवाइड किया है। इंपॉर्टेंस उसकी लो भी हो सकती है, मीडियम भी हो सकती है, और हाई भी हो सकती है। हाई इंपॉर्टेंस से मुराद ये है कि एग्जाम में बहुत ज्यादा सवाल यहाँ से आते हैं। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, अभी जब मैं आपको साथ स्टूडेंट पैनल भी दिखाऊंगा आपको बड़े अच्छे तरीके से अंदाजा हो जाएगा। अच्छा ये इस बेस पे सर ने ये फिलॉसफी डेवलप की है, और इस बेस पे सर ने कुछ चीजों पे ज्यादा फोकस कराया। और उसके बाद फिर अगर आप देखें तो उसके बाद फिर यहाँ पे मुतलका सब सेक्शन है इस कॉलम में कि किस टॉपिक को आपने तैयार करना है। फिर टास्क की एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन है कि टास्क की एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन है कि आप लोगों ने करना क्या है, और उसके बाद उसका फिर टाइम भी यहाँ पे मैंने दे दिया है। ये देख सकते हैं कि मैंने इसका टाइम दे दिया कि इस टास्क के ऊपर इतना टाइम लगेगा, और टोटल आपका इतना टाइम लगेगा उस पूरे सब्जेक्ट के ऊपर उस दिन के अंदर। हर रोज मैंने सारे सब्जेक्ट्स कैरी किए हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं ये फिजिक्स कैरी की हुई है, फिर ये केमिस्ट्री कैरी की हुई है, और एडवांस मैथ को कैरी किया हुआ है। इंग्लिश को चूंकि इजीएस्ट पोर्शन होता है ईकेट के अंदर, जस्ट बराए नाम होता है, और वो भी तकरीबन सारे बच्चे खुद ही अटेम्प्ट कर लेते हैं, तो इंग्लिश को मैंने डेली बेस पे फोकस नहीं दिया। वो जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम होगा, उसके लिए जस्ट एंड वाले दिन मैंने 1 आध घंटा आपका लगवाना है, दैट्स इट। या एफएलपी के अंदर थोड़ी सी प्रैक्टिस करवानी है। तो इसके अंदर अगर आप देखें तो ये आपके पास सब्जेक्ट्स आ गए, राइट। और इसमें अब देखिए जरा कि आप देखिए, आप जस्ट इमेजिन करें कि अब आपने डे 1 पे आप खड़े हैं। डे 1 पे सबसे पहला काम आपने क्या करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप लोगों ने, मैं इनका कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको और भी अच्छा नजर आ सके। देखिए सबसे पहला काम आपने क्या करना है, आपने ये एफएलपी नंबर 1 जो है आपने उसको लॉन्च करना है। यानी कि जैसे ही आप हमारा इसको स्टूडेंट पैनल आपके पास आएगा, आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप एफएलपी नंबर 1 को लॉन्च कर देंगे। आप फुल एंड प्रैक्टिस एग्जाम्स में जाएंगे, कैसे मैं आपको बता देता हूँ। सीन है ये स्टूडेंट पैनल आपको नजर आ रहा है, तो इसके अंदर इस स्टूडेंट पैनल के अंदर ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास फुल लेंथ प्रैक्टिस एग्जाम है, राइट। सो ये फुल लेंथ प्रैक्टिस एग्जाम्स है। तो इसके अंदर आपके पास ये फुल लेंथ पेपर्स पड़े हुए हैं, एग्जाम नंबर 1 2 3 4 5। तो जो सबसे पहले वाला एग्जाम है आप लोगों ने इसको लॉन्च कर लेना। मैंने ऑलरेडी लॉन्च किया हुआ था। आप इसको जब लॉन्च करेंगे तो पूरे का पूरा फुल लेंथ पेपर जो है वो आपके सामने आ जाएगा, राइट। सो व्हेन यू विल लॉन्च द पेपर, तो पूरे का पूरा फुल लेंथ पेपर जो है वो लॉन्च हो जाएगा, राइट। ये देखिए पूरे का पूरा टेस्ट लॉन्च हो गया। इसमें ये 100 एमसीक्यूज का आप देख सकते हैं ये टेस्ट, राइट। बिल्कुल एग्जाम लाइक ये पेपर है। इसमें पहले फिजिक्स का सेक्शन है। सो इसमें देखिए ये यहाँ पे स्टेटमेंट, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है, ये ऊपर के आपका फुल लेंथ पेपर का नंबर आ रहा है, सब्जेक्ट कौन सा चल रहा है ये आ रहा है, और उसके बाद फिर देखें कि इसमें ये स्टेटमेंट ऑप्शंस वगैरह, आप ये पूरे का पूरा एफएलपी जो वो अटेम्प्ट करेंगे आप लोग, इस तरीके से आप लोग अटेम्प्ट कर लेंगे, राइट। और इस पूरे एफएलपी को अटेम्प्ट करने के बाद ऑफ कोर्स आप क्या करेंगे, फिर आप इसको जब फिनिश करेंगे, लाइक से इसको जैसे कैसे भी आप अटेम्प्ट करेंगे, अटेम्प्ट करके जब आप इसको फिनिश करेंगे आपके सामने इसका रिजल्ट आ जाएगा। ये आपके सामने इस तरीके से रिजल्ट आ जाएगा, राइट। तो इस रिजल्ट की बेस पे आपको यहाँ पे देखिए एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि आपके 100 में से कितने नंबर आए। सो अभी से आपकी एक कह लें कि एक जो है ना आपकी रियल तैयारी शुरू करने से पहले एक ग्रॉस सी आपके पास असेसमेंट आ जाएगी कि भाई इस वक्त मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे खड़ा हूँ। समझ लें कि आपका डायग्नोसिस हो जाएगा। ये डायग्नोस्टिक टेस्ट आप कह लें मेरी तरफ से, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग जो अपने आप को डायग्नोस कर लेंगे, वो दिस इज वेयर आई स्टैंड एट द मोमेंट, ठीक है। और एफएलपी 1 के जरिए, और उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, उसके बाद देखिए आप लोग ये करेंगे कि ये एफएलपी 1 दे लिया। अब मैं दोबारा इसके अंदर जाता हूँ जनाब, ये होम पेज पे दोबारा जाता हूँ, ये सीन है, और ये स्केड्यूल शो करता हूँ। देखिए सबसे पहले आप लोगों ने ये काम करना है कि एफएलपी नंबर 1 को आपने लॉन्च कर देना है, और आपने पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है जस्ट ये सोच के, बगैर किसी किताब के, जैसे मैं असल इम्तिहान दे रहा हूँ। और आपने ये देखना है कि इस वक्त आप कहाँ पे खड़े हैं, ठीक है। तो जहां पे भी खड़े हैं, जो भी रिजल्ट आए, आपके 50 नंबर आए, 60 आए, 80 आए, 90 आए, जितने भी आपके नंबर आए, राइट, आपने
ये सोचना है कि मैंने इस स्कोर को इंप्रूव करना है आगे बढ़ते हुए। ये जो अगले दिन मेरे पास आएंगे, अगले मेरे पास जो 15-16 दिन है, इनके अंदर मैंने इसको इंप्रूव करना है। ओके, उसके बाद देखिए आप लोगों ने क्या करना है, नेक्स्ट जो काम आपका करने वाला होगा वो ये है कि आप देखिए आप लोगों ने फिजिक्स पढ़नी है, फिजिक्स में से आपने मेजरमेंट को पढ़ना है, उसमें से खास तौर पे आपने मेजरमेंट जो ओवरऑल एग्जाम के लिए लो यील्ड टॉपिक, ठीक है। अब देखिए केमिस्ट्री का जो टॉपिक है बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ये यहाँ पे मीडियम यील्ड है, जबकि जो एडवांस मैथ है ये हाई यील्ड है। तो अब आप देखो तीनों सब्जेक्ट्स में से सबसे ज्यादा सबसे पहले आप किस सब्जेक्ट को करना चाहोगे, जिस सब्जेक्ट का अहम एरिया उस दिन में फॉल कर रहा है, ठीक है। ये देखिए एडवांस मैथ का नंबर सिस्टम्स ये एग्जाम के लिए हाई यील्ड है, क्योंकि पास्ट में एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आए हुए हैं, ठीक है। तो आप सबसे पहले आप इसमें मैथ को तैयार करोगे, ठीक है, और नंबर 2 पे आप केमिस्ट्री को तैयार करोगे कि उसका जो टॉपिक है उसकी इंपॉर्टेंस मीडियम है, और नंबर 3 पे आप फिजिक्स को तैयार कर लो कि उसकी लो इंपॉर्टेंस है, ठीक है। डे एंड पे वो चला जाएगा। तो इंपॉर्टेंस के हवाले से आपने सेग्रीगेट करना है। आप देखिए ये फर्स्ट करें कि आपने नंबर सिस्टम को प्रिपेयर करना है, इसमें रियल नंबर्स और उसका देखिए 129 एमसीक्यूज का टेस्ट पड़ा हुआ है, और कॉम्प्लेक्स नंबर्स का भी 209 सवालों का वहां पे 209 सवाल पड़े हुए हैं। या इसी तरीके से अगर आप फिजिक्स प्रिपेयर कर रहे हैं, राइट, या मे बी अगर आप इससे केमिस्ट्री प्रिपेयर कर रहे हैं, देखिए एटम मॉलिक्यूल आयंस इसमें से 35 एमसीक्यूज, रिलेटिव एटॉमिक मास 35 एमसीक्यूज, 34 एमसीक्यूज हैं, आइसोटोप से कॉन्सेप्ट ऑफ मोल एवोगाड्रो नंबर 218 एमसीक्यूज पड़े हुए हैं, स्टिशियोमेट्री के 87 एमसीक्यूज पड़े हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट के आपके पास 18 एमसीक्यूज पड़े हैं, यील्ड के ऊपर 13 एमसीक्यूज पड़े हैं। ये सारे के सारे आपने जो टेस्ट क्रिएट करके लॉन्च कर लेने। अच्छा, इसका ये लॉन्च कैसे करना है, जैसे मैं आपको एग्जैक्टली दिखा देता हूँ। ये देखिए आप लोग क्वेश्चन बैंक पे जाएंगे, फर्स्ट करें कि आज के केमिस्ट्री के स्केड्यूल के मुताबिक आपने केमिस्ट्री तैयार करनी है। आप लोग स्ट्रेट अवे केमिस्ट्री के टॉपिक पे चले जाएंगे। केमिस्ट्री के टॉपिक पे चले गए, अब देखिए यहाँ पे एग्जैक्ट आपका नंबर्स आ रहे हैं। जैसे आज के दिन के अंदर देखिए स्केड्यूल में क्या शामिल है, पहला बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो केमिस्ट्री के आज के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अंदर देखो, बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अंदर कितने एमसीक्यूज हैं, 584 एमसीक्यू, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोग अगर चाहें तो आप देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे, आप अनसीन क्वेश्चंस के ऊपर ही जाएं, आपसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे आप क्लिक करेंगे अगर, तो ये सारे के सारे इसके टॉपिक्स ओपन होंगे। आप चाहें तो सिर्फ एक टॉपिक का टेस्ट दे लें, एटम मॉलिक्यूल्स और आयंस का। अगर आप चाहें आप सारे टॉपिक्स का इकट्ठा टेस्ट भी बुला सकते हैं, इकट्ठा टेस्ट भी कॉल कर सकते हैं। मे बी आप 200 एमसीक्यू का टेस्ट इकट्ठा यहाँ पे लॉन्च कर। लिमिट भी पहले थोड़ी थी, मैंने बढ़ा दी है जी, एक ही दफा आप 200 एमसीक्यूज का टेस्ट दे सकते हैं, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो बार बार टेस्ट क्रिएशन में, स्ट्रेट अवे आप अटेम्प्ट करते चले जाएं, राइट। तो या इसमें से कोई से दो टॉपिक जो आपको ज्यादा ट्रिकी लग रहे हैं, मे बी कॉन्सेप्ट ऑफ मोल एवोगाड्रो नंबर, राइट, और उसके बाद फिर मे बी एनालिसिस ऑफ अ कंपाउंड और रिलेटिव एटॉमिक मास, सिर्फ इसमें से हम 200 एमसीक्यूज का टेस्ट दे लेते हैं, राइट। तो इसके अंदर आप क्या करेंगे, आप टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। सो जैसे आपने टेस्ट को स्टार्ट किया, ये देखिए ये पूरे का पूरा टेस्ट आपका ये लोड हो गया, ये 200 एमसीक्यूज का टेस्ट आपका लोड हो गया। इसके अंदर देखिए स्टेटमेंट को पढ़ें, ऑप्शन को पढ़ें, इसका आंसर चूज करें, और साथ ही इसकी एक्सप्लेनेशन को पढ़ लें। अच्छा यार, ये किस तरीके से उन्होंने हल किया हुआ है, ठीक है, इस तरीके से। और इसी तरीके से अगर आपको कोई और इश्यू है, आप इसके अंदर फिर नेक्स्ट पे चले जाएं, फिर दोबारा नेक्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, उसके आंसर को चूज करें। गलत हो गया कोई बात नहीं, अब इसकी एक्सप्लेनेशन को पढ़ें, अच्छा भाई ये सही जवाब इसका क्या है, ओके लर्न कर लिया, फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। इस तरीके से 200 सवालों से आपने अटेम्प्ट करते जाना है और अपनी गलतियों से सीखते चले जाना है। अगर कोई क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हो, आपको लग रहा है ये क्वेश्चन पता नहीं मैं अटेम्प्ट करूंगा सही होता है गलत होता है, या ये सवाल मैंने बाद में भी रिवाइज करना है, आप इसको यहाँ से बुक मार्क कर दें। ये देखिए यहाँ से आपने इसको बुक मार्क कर दिया, बुक मार्क कर दिया, इस क्वेश्चन को निशानी लग गई आपकी। तो इस तरीके से आप टेस्ट जो है उसको अटेम्प्ट करते चले जाएंगे, और जब आप टेस्ट को फिनिश करेंगे तो ऑफ कोर्स आपके सामने आपका जो है वो रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद आप देख लेंगे। और आपके क्विकेस्ट वे ये है कि जो इनकरेक्ट क्वेश्चन है आपके, आप उनको फिल्टर कर लें यहाँ से, और उनकी एक्सप्लेनेशन को आप देख सकते हैं। इनकरेक्ट क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन जो है, देखो यहाँ से आप लोग इनकरेक्ट क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन को भी देख सकते, लाइक दिस, ठीक है। ये देखो इनकरेक्ट क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन यहाँ से देख सकते। तो इस तरीके से अब नेक्स्ट पे जाके तो आप सारे इनकरेक्ट क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन को पढ़ लो। तो आपने 200 सवालों का टेस्ट दिया, उसमें से आपके 50 गलत हो गए, उन 50 के जब आप रिजल्ट पे जाओगे तो इनकरेक्ट क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन को पढ़ लो, या साथ साथ ही जो गलत होते जाए साथ साथ ही पढ़ते चले जाओ। दोनों सहूलतें आपके पास मौजूद हैं, जिस तरह आपका दिल करे वैसे तैयारी कर, ठीक है। तो उसके बाद फिर अब आप लोग क्या करोगे, उसके बाद जब फिर हम चलते हैं दोबारा अपने होम पेज में वापस चलते हैं। देखिए ये स्टूडेंट अकाउंट के होम पेज पे आ गए। अब देखिए यहाँ पे स्केड्यूल में हमने क्या रखा था कि केमिस्ट्री के अंदर हमने इन सारे टॉपिक्स का ये इतने क्वेश्चन के टेस्ट दे रहे थे। तो हमने क्या करेंगे, या इसके से 500 से प्लस क्वेश्चंस हैं, आप 200 करके सारे एमसीक्यूज का टेस्ट दे लें। एक ही दफा 200 के क्वेश्चन लॉन्च करें, 200 या 150 इस तरह करके आपके सारे के सारे एमसीक्यूज इसके हो जाएंगे। और
जहां पे आपका सवाल गलत होता है एक्सप्लेनेशन पढ़े, फिर भी नहीं समझ आती, फिर आप टेक्स्ट बुक को खोलें साथ, अच्छा हाँ इसके अंदर ऐसे लिखा हुआ, फिर भी नहीं समझ आती, फिर उस क्वेश्चन को बुक मार्क कर लें और फिर उस क्वेश्चन को व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर डाउट्स डिस्कशन के अंदर पूछ लें। हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप दे देंगे जिसके अंदर आप अपने डाउट्स को डिस्कस कर पाएंगे, ठीक है। आप अपना क्वेश्चन वहां पे तस्वीर भेज देना, टीचर वहां पे एक्सप्लेन कर देगा, तो ये काफी ज्यादा आपके लिए आसानी हो जाएगी। ऑलराइट, तो इस तरीके से जो है वो हम इसके अंदर इसको लेके चलेंगे। तो ये आपका इस तरह देखिए डे 1 पे आपने इस तरह से सारे के सारा काम मुकम्मल करना है इस तरीके से। और अच्छा एक काम आपने और करना है, आपने फर्स्ट करें पहले आपने मैथ को तैयार किया, फिर केमिस्ट्री को, फिर फिजिक्स को तैयार किया, फिर डे एंड पे रात के टाइम पे आपने क्या करना है कि जितने भी क्वेश्चन आपके गलत हुए, जितने भी क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं, या जिन क्वेश्चंस को आपने बुकमार्क किया है, या इवन जो पास क्वेश्चंस है, आपने उनको जरूर प्रैक्टिस करना है। अच्छा यहाँ पे एक जरा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जरा इस पे गौर कीजिएगा, बल्कि बहुत ही गौर से इसको देखिएगा, ये चीज आपके लिए इंशाल्लाह बहुत ही मुफीद साबित होगी। ये देखो कि जब हम क्वेश्चन बैंक पे जाते हैं ना, जब हम क्वेश्चन बैंक पे जाते हैं तो अब जस्ट इमेजिन करें कि हमने ये देखा था कि लाइक फर्स्ट कर हम एडवांस मैथ पे जाते हैं, ठीक है। तो हमने देखा था कि एडवांस मैथ के अंदर जो नंबर सिस्टम है ये इंतहाई अहम है। हम इसमें से देखते हैं कि पास क्वेश्चंस कितने आए हैं। अब देखिए कि नंबर सिस्टम में से कितने पास क्वेश्चंस आ चुके हैं, 14 पास क्वेश्चंस आ चुके हैं। देखिए सिर्फ नंबर सिस्टम वाले चैप्टर में से यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, ये देख सकते हैं जहाँ पे मेरा कर्सर है कि 14 एमसीक्यूज पास में यहाँ से अपीयर हो चुके हैं। इसके मुकाबले में देखिए मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स में से 9 है, पार्शियल फ्रैक्शन में से 5 है, देखिए कहीं से 14 भी हैं, कहीं से 23 भी हैं। देखिए फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में से 23 एमसीक्यूज आ चुके हैं, इससे कि देखिए वेक्टर्स में से जस्ट 4 एमसीक्यूज आए हैं, ठीक है। तो या डिफरेंशिएशन में से जस्ट ओवरऑल ये देखिए ये 21 एमसीक्यूज आए हैं। तो ये सारे के सारे सेक्शंस के साथ ब्रैकेट में ये लिखा हुआ आ रहा है कि एग्जाम ने पहले कहां पे फोकस किया है। अब देखिए इस सारे को अगर मैं देखूं तो अहम 3 आपका चैप्टर कौन सा नजर आ रहा है? मुझे लगता है कि फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री सबसे अहम है, जहां से 23 एमसीक्यूज आए हुए। और उसके पास या इससे भी अहम अगर कोई है तो एनालिटिकल ज्योमेट्री है, एनालिटिक ज्योमेट्री जहां से 24 एमसीक्यूज आए हुए हैं। और उसके बाद फिर इंपॉर्टेंट क्या है, इंटीग्रेशन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 20 एमसीक्यूज आए हुए हैं। तो ये जो है बेसिकली ये आपको ये शो करता है, ये वाला पूरे का पूरा पेज, कि कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है आपके। अच्छा अब चैप्टर के अंदर आप फर्दर डायसेक्ट करना चाहते हैं कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल अब नंबर सिस्टम्स के अंदर मैं जाता हूं, मैं यार देखता हूं अच्छा नंबर सिस्टम इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन इसमें से फर्दर कौन से ये क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें देखें कि रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें 8 इसमें 6 एमसीक्यूज आए हुए हैं, तो ऑफ कोर्स ये दोनों इंपॉर्टेंट है। इसके मुकाबले में अगर मैं फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पे जाऊं तो आप देखो कि इसके अंदर रियल नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, फंडामेंटल, तो इसमें से खास तौर पे काफी सारे क्वेश्चंस आपसे जो वो पूछे गए, राइट। सो आपने मुतलका उस चीज के ऊपर फोकस कर जाना है। सिमिलरली इंट्रोडक्शन टू एनालिटिक ज्योमेट्री के ऊपर अगर हम जाएं तो देखो इसके अंदर एनालिटिक ज्योमेट्री जो है वो हमने इसको भी चूज किया, और इसको अनचेक कर देता हूं, मैं इसको भी अनचेक करता हूं। अब ये देखिए इनको अनचेक करता हूं, ये देखिए आप इंट्रोडक्शन टू एनालिटिक ज्योमेट्री जो है, तो इसमें से 24 एमसीक्यूज पास में आ चुके हैं, तो इसको आपने पूरे के पूरे बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी वे में प्रिपेयर करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, इसमें देखिए इक्वेशन में 22 और इसके बाद इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल ज्योमेट्री में से खैर ये वाला टॉपिक आ गया। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्ट्रेट अवे पूरे का पूरा एक सब सेक्शन ही बना हुआ है। पर सो सिंपल सी बात मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ये मैथ के अंदर तो चूंकि सेक्शन और सब सेक्शन में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन अगर मैं इसी को ले जाऊँ ना, फॉर एग्जांपल मैं अगर इसको लेके जाता हूँ, मैं मे बी ये फिजिक्स के ऊपर लेके जाता हूँ। अब फिजिक्स में आप लोग देखो पास क्वेश्चन पे अगर मैं जाता हूँ तो अब देखो सबसे अहम चैप्टर कौन सा है, जरा गौर करो, सबसे अहम चैप्टर कौन सा है, जरा सारे डिजिट्स पे नंबर दौड़ाओ, नजर दौड़ाओ सारे डिजिट्स पे। अब देखो मोशन एंड फोर्स में से 30 एमसीक्यूज आए हैं पास में। ओके इस चैप्टर में से अहम टॉपिक्स कौन से हैं, अब देखो सारे टॉपिक्स पे नजर दौड़ाओ, राइट। इसमें से देखो कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो एग्जाम फेवरेट है, इसके अलावा डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ये भी एग्जाम फेवरेट है। बाकी जो है वन उनमें से भी क्वेश्चन ऑफ कोर्स आ रहे हैं, पूरा यूनिट इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें से भी देखिए 2 टॉपिक्स जो हैं ये अहम 3 है। तो देखिए जस्ट क्लिक्स के ऊपर आपको आप किसी भी आप देखना चाहते हैं ना किसी भी सब्जेक्ट का, कि सब्जेक्ट्स की फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स तीनों की इंपॉर्टेंस इक्वल है, ठीक है। आप किसी भी सब्जेक्ट में देखना चाहते हैं कि कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, आप उस सब्जेक्ट के अंदर जाके पास क्वेश्चंस पे क्लिक करें, आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स नजर आ जाएंगे, जैसे मोशन एंड फोर्स देख सकते हैं आप, और अल्टरनेटिव करंट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। उन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के अंदर टॉपिक्स कौन से इंपॉर्टेंट है फिर वो भी आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है। जैसे आप देखेंगे डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी इसके अंदर आ गया, और इसके अलावा इसके अंदर जैसे कि अल्टरनेटिव करंट जनरेटर इंपॉर्टेंट है। पर ये अहम 3 चैप्टर्स और अहम 3 टॉपिक्स जस्ट क्लिक्स पे आपके सामने है। बिलीव मी कि ये इतना वैल्यूएबल डेटा है, आज से पहले ये अवेलेबल नहीं था,
सिर्फ ये टॉप ग्रेड की टीम की बेतहाशा मेहनत है कि हमने ये डेटा इतने एक्यूरेट वे में आप लोगों को कंपाइल करके दे दिया हुआ, राइट। जस्ट पास क्वेश्चंस अगर आप इस तरीके से कर लोगे, इससे आपका स्कोर फॉर श्योर इंप्रूव होगा। जस्ट ये 975 के करीब क्वेश्चंस हैं, इसी से आपका स्कोर ठीक ठाक इंप्रूव होगा। लेकिन जब आप बहुत सारे बाकी सारे क्वेश्चंस भी कर लोगे, फिर तो आपको कामयाबी से कोई चीज नहीं रोक सकती इंशाल्लाह, राइट। ओके, अब देखो, सो हमने डे 1 मुकम्मल किया। देखा, आपने गौर किया कि हमने डे 1 कैसे मुकम्मल किया? हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, एडवांस मैथ, इसमें हमने चैप्टर्स की इंपॉर्टेंस को मद्देनजर रखते हुए हमने सबसे पहले मैथ को तैयार किया, फिर हमने केमिस्ट्री और फिजिक्स को तैयार किया, और उसमें हमने ये भी देख लिया कि हमने जब भी कभी तैयारी करनी है, हमने टॉपिक्स के अंदर कैसे देखना है कि कौन से टॉपिक ज्यादा अहम है, राइट। सो टॉपिक्स के ऊपर, टॉपिक्स की अहमियत देखने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, स्ट्रेट अवे आप लोग पास्ट क्वेश्चंस के एनालिसिस कर सकते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा। इस पर देखें, डे 2 आ गया, डे 2 का पूरा काम है, फिर डे 3, 4, 5 चलते जाएंगे। ये पूरे का पूरा 15 डेज का आपका स्केड्यूल है, राइट। ये 15 डेज का देखिए आपका ये स्केड्यूल बना हुआ है। डे 10 आ गया, 11, 12, जी आप लोग देख सकते हैं कि ये डे 13 आ गया। ये देखिए, इसमें हमने ये किया है कि डे 13 पे अब आप लोगों ने, अच्छा डे 30 एक मिड में जाके भी एक एफएलबी रखा है, डे 13 पे हमने फिर दोबारा एक एफएलबी रखा हुआ है, राइट। फिर डे 14 पे, डे 14 ईद उल अज़हा है, ऊपर डे 15 पे हमने एक एफएलबी रखा हुआ है, और उसके बाद फिर डे 16 पे भी एक एफएलबी रखा है, और उसके बाद भी देखिए लास्ट डे जो है डे 17 संडे वाला दिन, इसमें हमने क्या रखा हुआ है कि हमने इंग्लिश को 1 घंटा दिया, आपके जो क्वेश्चन उसके अंदर क्वेश्चन बैंक में पढ़े वो अटेम्प्ट कर लें। इसके अलावा आप लोग इंपॉर्टेंट जो स्टफ है, जो भी आपने लिस्ट तैयार की होगी आखिरी दिन की रिवीजन के लिए, तो आप उन सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट स्टफ जो है, आप उस इंपॉर्टेंट स्टफ को रिवाइज कर लें। तो ये एग्जैक्ट स्केड्यूल है जो कि आपको सारे के सारे चैप्टर्स की इंपॉर्टेंस के बारे में बता रहा है। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि टॉपिक्स कौन से इंपॉर्टेंट हैं, उसका तरीकाकार ये है कि आप हमारे जो हमारे पास्ट पेपर्स का मॉड्यूल है उसके अंदर जाके आप मुतलका चैप्टर चूज करें, आपको नजर आ जाएगा कि पास्ट में एग्जाम का फोकस ज्यादा कहाँ पे रहा है, और उन्हीं टॉपिक्स को ज्यादा अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लें। तो इस तरीके से आप लोग इस स्केड्यूल को फॉलो करते चले जाएंगे, और इसमें जब भी कभी जरूरत आपको महसूस हो, तो ये सीन है, जब भी कभी आपको जरूरत महसूस हो, आप लोग क्या कर सकते हैं, आप मुतलका जो यूनिट्स हैं उनके लेक्चर भी सुन सकते हैं, फास्टली नोट्स भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपका दिल कर रहा है यार मैं केमिस्ट्री का टेस्ट अटेम्प्ट करने से पहले मैं केमिस्ट्री के चैप्टर को क्विकली रिवाइज करूं, फॉर एग्जांपल बेसिक कॉन्सेप्ट्स को मैं क्विकली रिवाइज कर लूं, तो आप इसके अंदर मे बी कॉन्सेप्ट ऑफ मोल एवोगाड्रो नंबर पे जाते हो, स्लाइड्स को व्यू कर लो और जल्दी से आप इन चीजों को रिवाइज कर लो, राइट। सो इसको जल्दी से आप लोग जो इसके अंदर रिवाइज कर सकते हो। ऑलराइट। फाइन। तो सो इस फास्ट वे नोट्स के जरिए जो आप लोग क्या कर सकते हो, फास्ट वे नोट्स को आप क्विकली रिवाइज भी कर सकते हो। अगर आपको जरूरत महसूस होती है, वीडियो लेक्चर के जरिए आप क्या कर सकते हो, आप मुतलका चैप्टर के जहां वीडियो लेक्चर्स भी आप, अगर आपको जरूरत महसूस होती है प्रोजेक्टाइल मोशन मुझे नहीं समझ में आ रहा, आप प्रोजेक्टाइल मोशन का लेक्चर लॉन्च कर लो और उस लेक्चर को आप लोग यहाँ से इसको सुन सकते हो। ये चूंकि स्क्रीन शेयर के ऊपर है, स्क्रीन शेयर के ऊपर ये इसलिए प्रोटेक्शन लगी हुई है, ये शो नहीं कर रहा कंटेंट को, लेकिन वैसे जो है ये कंटेंट को फॉर श्योर शो करता है। स्क्रीन शेयर क्योंकि इसके ऊपर हमने सिक्योरिटीज लगाई हुई है ना, जब आप अपने स्टूडेंट अकाउंट से करेंगे ये कंटेंट लाजमी शो होगा, क्योंकि इस वक्त ये इसलिए शो नहीं हो रहा ताकि स्क्रीन शेयर करके कोई बच्चा जो है वो लाइक इसको हमारे कंटेंट को मिसयूज ना करे। एनीवेज, अच्छा उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं अपने। अब हमने देख लिया, आप लोगों ने ये देखा कि आपने किस तरह से एग्जैक्ट 17 दिन का स्केड्यूल है, उस 17 दिन में आपने किस तरीके से ये सारे काम मुकम्मल करने हैं, राइट। ये आपको एग्जैक्ट समझ अब आ चुकी होगी। आपने तकरीबन डेली 10 से 12 घंटे पढ़ना है, 20,000 एमसीक्यू अटेम्प्ट करने हैं, गलतियों से सीखना है, जरूरत पड़े तो मुश्किल और अहम टॉपिक्स के लिए रिवीजन नोट्स और वीडियो लेक्चर्स देख लेने हैं, और एक दिन आपने अपनी रिलैक्सेशन के लिए भी रखना है, फैमिली टाइम देना है, 5 एफएलबी भी आपने अटेम्प्ट करने हैं, एक बिल्कुल शुरू में, एक दरमियान में और 3 एंड पे जाके, और आखिरी दिन आपने अहम 3 टॉपिक्स और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के सारे फॉर्मूलाज को लाजमी रिवाइज करके जाना है, राइट। तो याद रखना कि टाइम लिमिटेड है, रिमेंबर दिस फैक्ट, टाइम इज लिमिटेड एंड योर एफर्ट्स आर आल्सो लिमिटेड। अब देखिए इन 17 दिनों में आप लिमिटेड सी एफर्ट पुट कर सकते हैं, तो आपने ज्यादा फोकस कहां पे करना है, जो मोस्ट लाइकली टू बी टेस्टेड एरिया। आपको ये पास क्वेश्चन से भी और हमारे स्केड्यूल से भी आपको इस चीज की बड़ी अच्छे से समझ आ रही है कि एग्जाम कहां पे फोकस कर रहा है, तो आपने वहां पे ज्यादा फोकस करना है जहां पे इम्तिहान का फोकस ज्यादा है। वंस अगेन मैं बच्चों को बताया करता हूँ, बेटा क्या पढ़ना है ये अहम है, लेकिन क्या नहीं पढ़ना खासतौर पे इन डेज के अंदर ये और भी ज्यादा अहम है। ऑलराइट, तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग अच्छे से प्लान आपको हमने दे दिया, उसके मुताबिक प्रिपेयर करो, उसके मुताबिक एनालाइज करके अब दोबारा अपने प्लान को थोड़ा बहुत रिवाइज करके आप एक साइक्लिक वे में
डे इन डे आउट आप इम्प्रूव होते चले जाओगे। आई प्रॉमिस यू कि अगर आप ये वाले जो 17 दिन हैं आप भरपूर तरीके से लगा लें, आप भरपूर तरीके से इन 17 दिनों को लगा लें, इंशाल्लाह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्कोर आप ले लेंगे, राइट। और आप कहीं ना कहीं अच्छी यूनिवर्सिटी में किसी ना किसी अच्छे प्रोग्राम के अंदर आप पहुंच जाएंगे। अगर आप लेजी रहेंगे मे बी एडमिशन आपका फिर भी हो जाए, इंजीनियरिंग में वाइड ऑप्शंस है, लेकिन मे बी आपका आप आप किसी बहुत प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट में जाने की बजाय आप किसी कह लें कि रिलेटिवली एक ऐसे एरिया में चले जाएं जहाँ आपके लिए लाइफ इतनी ज्यादा एंजॉयबल ना हो, राइट, या जहाँ पे आपको इतना अच्छा कल्चर ना मिले कि पूरी जिंदगी आपने, क्योंकि ये जो अगले आने वाले 4-5 साल हैं ये अहम 3 साल है, आपने अच्छे इदारे में जाना है, अच्छे कोर्स में दाखिला लेना है, अच्छे माहौल में जाना है, ताकि आप लोग बहुत अच्छे फ्यूचर के लिए तैयार हो सकें, राइट। तो इसलिए ये एंट्री टेस्ट आपका अहम है, भले 30% इसकी वेटेज है लेकिन स्टिल 30% भी ये काफी ज्यादा है अगर हम कंपटीशन को ध्यान में रखें। बहरहाल ये देखिए, ये मैंने टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज करने का एक तरीकाकार यहाँ पे बताया हुआ है, तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि इसमें ये टेबल को मैं आपको ओरिएंट कर, देखिए यहाँ पे टॉपिक प्रायोरिटाइजेशन टूल है। बेसिकली ये जो टॉपिक हाईली इंपॉर्टेंट है उनको मैं 1 कहता हूँ, मीडियम इंपॉर्टेंस वालों को 2 और लो इंपॉर्टेंस वालों को 3 कहता हूँ। फिर वो टॉपिक जो आपको मुश्किल तरीन लगते हैं वो ए है, जो मीडियम लगते हैं डिफिकल्टी वाइज वो बी है, जो जिनका डिफिकल्टी लेवल लो है आपके लिए वो सी है। यानी कि ये जो आपको हाई डिफिकल्टी वाले आपको नहीं आते, मीडियम वाले आपको थोड़े बहुत आते हैं, और लो डिफिकल्टी वाले आपको आते ही नहीं टॉपिक। अब देखिए आपने सबसे पहले कौन से टॉपिक तैयार करने हैं, सबसे पहले आप उन टॉपिक पर फोकस करें जो कि ज्यादा अहम भी हैं और आपको नहीं आते, फिर जो अहम है और आपको दरमियाने आते हैं, और फिर जो अहम है और आपको सबसे और आपको जब आते हैं ऑलरेडी तो मे बी आप इनको जल्दी से रिवाइज कर लें। इस तरीके से वन आपने देखिए इसको, ये जो टूल मैं आपको दे रहा हूँ, टेबल आपको दे रहा हूँ, इस टेबल की मदद से आपने क्या करना है, आपने ये जो स्केड्यूल है हमारा, इस स्केड्यूल का प्रिंट निकाल लें हार्ड फॉर्म में, या आप अपने लैपटॉप में ओपन कर लें, मोबाइल में ओपन कर लें, उसको एनोटेट कर लें, और जो इंपॉर्टेंस के हवाले से आप हर टॉपिक के साथ लिखें 1, 2 और 3। जैसे आपको मैंने बताया ना कि आप एनालिसिस कर सकते हैं कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, चैप्टर के अंदर ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, हर टॉपिक के साथ आप लिखें, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसके साथ 1 लिखें, मीडियम इंपॉर्टेंस वाले के साथ 2 और लो इंपॉर्टेंस वाले के साथ 3 लिखें। और उसके बाद फिर अब आप फिर पहले ये सोच के देखें कि इंपॉर्टेंस के हवाले से आप पास्ट पेपर्स को देखते हुए साथ साथ उसको अपडेट करते चले जाएं, और दूसरे टीयर में आप क्या करेंगे, आप डिफिकल्टी के हवाले से आप देखते चले जाएंगे कि अच्छा हाई डिफिकल्टी वाले उनको आप ए लेवल कर दें। मैं जैसे स्केड्यूल ओपन करता हूँ यहाँ पे, होल्ड ऑन फॉर अ व्हाइल, आपको ज्यादा क्लियर करने के लिए, ये देखिए जैसे अब आपने ये स्केड्यूल आपके सामने है, ये देखिए कूलम्स लॉ, इसके सामने आप लिखे 1, फील्ड ऑफ फोर्स 2, इलेक्ट्रिक फील्ड 1, तो ये आपको सारा एक ही लुक में पता चल जाएगा, अच्छा ये टॉपिक्स की इंपॉर्टेंस लेवल ऐसा है। और उसके बाद फिर आप पहले इंपॉर्टेंस के हिसाब से, उसके बाद फिर डिफिकल्टी के हिसाब से पूरे सिलेबस में से थ्रू हो एक दफा कि अच्छा ये मुझे बिल्कुल ही नहीं आता, चलो ये जो है ना मेरे लिए कह लो कि मोस्ट डिफिकल्ट है, मे बी ये सी हो गया, और इस तरह एंड सो ऑन, या ये मोस्ट डिफिकल्ट है, यहाँ पे हमने मोस्ट डिफिकल्ट लेवल किया था, ए लेवल किया था, ओके 1A 1B 1C, तो इस तरह से आपको सारे के सारे टॉपिक्स आपको पता चल जाएगा यार ज्यादा अहम ये है और ज्यादा मुश्किल ये है। सो कंक्लूसिव समरी मेरे डिस्कशन की सारी ये है इस स्लाइड के ऊपर कि आपको देखिए एग्जाम में 3 तरह के एरियाज हैं। एक वो है जो आप अभी तक आपके सिलेबस में इम्तिहान के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 तरह के एरियाज हैं। एक वो जो आपने पढ़े हैं और आपको आते नहीं, एक वो जो आपने पढ़े हैं और आपको आते नहीं है, वो जो आपने ना पढ़े हैं ना आपको आते हैं। आपने इन पर स्टेज पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। 2 एरियाज आपको नहीं आते समहाउ, आपने उन पे फोकस करना है, जो चीजें आपको ऑलरेडी आती हैं उनके ऊपर बार बार फोकस ना करते रहो। सो यहाँ पे एक और पॉइंट मैं आपको देना चाहूंगा, वो ये है कि ईकेट में जो आपके मार्क्स हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू योर एफर्ट। ये अगर आप अगले 17 दिन के अंदर जो बच्चा ज्यादा एफर्ट लगाएगा उसके ज्यादा नंबर आने हैं, और जो कम एफर्ट लगाएगा उसके कम नंबर आने हैं। तो इस चीज को अंडर एस्टिमेट ना करना, और ये एफर्ट अगर स्मार्ट हो जाएगी, राइट, तो अगर आप ज्यादा कोशिश के साथ बेहतर तरीके से कोशिश करेंगे, आपको बेहतरीन नताइज फॉर श्योर मिलेंगे, राइट। ओके, सो ये एक कोटेशन भी है आपके लिए फ्रॉम माय साइड, बेस्ट वे टू अवॉइड मिस्टेक्स ऑन एग्जाम इज टू मेक मिस्टेक्स बिफोर एग्जाम। बेहतरीन तरीका का इम्तिहान में गलतियां अवॉइड करने का क्या है, इम्तिहान से पहले गलतियां कर लें। देखिए ये बड़ी सादा सी बात है कि इम्तिहान से पहले आपका कमाल इस बात के अंदर है कि हाउ वेल यू एंटिसिपेट द प्रॉब्लम्स व्हिच यू आर गोइंग टू फेस ऑन योर फाइनल एग्जाम एंड प्रिपेयर फॉर दोस प्रॉब्लम्स। एंड वंस यू आर ऑन द एग्जाम, एक दफा जब आप इम्तिहान में जाके बैठ गए हैं, अब आपका कमाल इस बात के अंदर है कि आप अपने नॉलेज और स्किल्स और अपने एप्टीट्यूड से किस तरह से मैक्सिमल स्कोर के लिए फाइट करते हैं।
अब इम्तिहान में बैठ के ये सोचना कि काश मैंने वो चैप्टर रिवाइज कर लिया होता या वो पढ़ लिया होता, अब ये बिल्कुल फजूल और बेकार है, राइट। ये चीज अब सोचने वाली अभी सोचे। लेकिन जब आप इम्तिहान में जाके एक दफा बैठ गए हैं, तो अब इम्तिहान में बैठने के बाद अब आपने फोकस यही करना है कि भाई जो भी मुझे आता है इसके साथ मैंने मैक्सिमम नंबर कैसे ले लें। तो इस चीज के ऊपर मैं इंशाल्लाह अलग एक लेक्चर आप लोगों का लूंगा भी बहुत जल्द। इसके अंदर आपको मैं पूरा ये गाइड करूंगा कि आप लोगों ने किस तरह से अपने नॉलेज के साथ मैक्सिमम नंबर लेने हैं। ऑलराइट, सो सिंपली स्टेटेड, ये कंक्लूसिव लाइन है, सिंपली स्टेटेड, इफ यू केयरफुली फॉलो दिस स्टडी प्लान you will be equipped with everything you need to score high on MCAT on the ECAT। ठीक है, ये जो प्लान मैंने आपको दिया है, अगर आप ध्यान से इस पूरे प्लान के ऊपर पक्के हो जाएं, आप इसको फॉलो करें, तो फॉर श्योर इंशाल्लाह आप ECAT में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्कोर जो है वो ले सकेंगे, राइट, दैट इज गारंटीड यू कैन से। और क्योंकि ये जो वे मैंने बताया है आपको, ये समझने के उस सारे वे की समरी है, क्योंकि टॉपर्स का वे है, ये टॉपर्स का वे है, तो आप लोग भी इसी वे को अडॉप्ट करें, इंशाल्लाह आपका स्कोर जरूर इंप्रूव होगा। और लास्ट पे, अगर आपने ये 17 डेज का हमारा इंटेंसिव स्टडी सेशन ज्वाइन करना है, राइट, ECAT की प्रेप के लिए, तो आप लोग जो ये वाला जो हमारा नंबर है और स्केड्यूल अगर आपने लेना है, तो जो मैंने बनाया है, तो इसके लिए आप ये जो नंबर आपको गिवन है स्क्रीन के ऊपर, ये नंबर नजर आ रहा है आपको, आप इस नंबर पर रब्ता कर लें, राइट। So 0309 777 5060, राइट। सो बहुत ही लो कॉस्ट में हमने ये जो सेशन है ये दिया है, जस्ट बिकॉज वी गिव फॉर आवर स्टूडेंट्स। तो आप लोग इस पे कांटेक्ट कर लें, आप अपना स्केड्यूल भी ले लें और स्टूडेंट पैनल की एक्सेस भी ले लें, और ये अगले 17 दिन लगा लें, इंशाल्लाह ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा मुफीद साबित होने वाला है। So that's all. I hope that you have enjoyed the process of learning with me. Thank you very much. May Allah bless you all. Allah Hafiz.